गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू सेशन। आज के सेशन में हम करेंगे पावर शेयरिंग का लेक्चर 2 हम ले रहे हैं और उसमें आगे की चीजें पढ़ेंगे कि और सारी चीजें और सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ चलिए बोर्ड पे और आप लोग नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ, फिर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। Okay, let's come on the board and I am requesting to you, please note down that all the topic one by one because it will going to help you a lot. So please, let's come to the board. My first topic is executive. Let me tell you about executive first. What is executive? It is basically the body which perform all the executive implementation in country. It is basically the body which perform all the executive implementation in a country. Example, IAS, IPS and other government official are included in executive body. Let's come to the legislative body. Basically, this body includes all the lawmaking process in the country. Basically, this body includes all the making process in the country. Example, lawyers, lawmakers. And let's come to judiciary. It includes all the judicial process for making law and order and towards maintaining it. It includes all the judicial process for making law and order and towards maintaining it. Example, judges. Okay, तो हमने क्या क्या पढ़ा? एग्जीक्यूटिव में कौन से लोग होते हैं? बेसिकली एग्जीक्यूटिव में वो लोग होते हैं जो कि ऐसे बॉडी, इस बॉडी में ऐसे लोग होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हमारे आईएएस होते हैं, हमारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं और अदर हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जो कि क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स आते हैं, कोई भी योजना आती है, कोई भी चीज आती है, कोई भी स्कीम आती है जो सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए आती है लोगों के लिए, उसको वो क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो बेसिकली क्या काम होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी का? दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑल द एक्शन और ऑल द स्कीम्स विच कम थ्रू फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। ओके, लेट्स कम टू द लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? बेसिकली ये जो बॉडी होती है, इसमें हमारे कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? हमारे लॉ मेकर्स होते हैं जो कि
हम किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो लॉ मेकिंग में, जिसमें कौन कौन से लोग होते हैं, लॉयर्स होते हैं और हमारे लॉ मेकर्स होते हैं, सीजीआई होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लॉ मेकिंग को इजी करवाते हैं। बेसिकली उनका काम क्या होता है कि कोई भी नया कानून बनाना या किसी कानून में संशोधन करना, जो कि देखिए कानून ऐसी चीज है जिसको हम एक फिक्स नहीं रख सकते, उसको हमें चेंज करते रहना पड़ता है एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि सोसाइटी और समाज जैसे चेंज होता है वैसे ऐसे कानून को में भी बदलाव की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी होते हैं, उसमें कौन से होते हैं, लॉयर और लॉ मेकर। जुडिशरी का क्या काम होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द जुडिशियल प्रोसेस फॉर मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड टुवर्ड्स मेंटेनिंग इट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो जुडिशरी का होता है, उसका काम क्या होता है, जुडिशियल मतलब न्याय देना, न्यायपालिका होती है हमारी जुडिशरी, न्याय देती है और वो भी हेल्प करती है लॉ को बनाने में। और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एग्जीक्यूटिव जिसका काम क्या था, बेसिकली जो भी हमारा कोई भी हमारी स्कीम आती है, कोई भी हमारी वेलफेयर स्कीम होती है या कोई भी चीज ऐसी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा आती है लोगों के बेटरमेंट के लिए, उसको इंप्लीमेंट करवाना। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है कि हमारे लॉ में अगर कोई चेंजेस करने हैं, कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ हटाना या जोड़ना है, वो करते हैं कौन, लेजिस्लेटिव। और जुडिशरी का काम क्या होता है, उनका काम होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और लॉ प्रोसेस को बनाए रखने में हेल्प करें। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ओके, लेट्स कम ऑन माय नेक्स्ट टॉपिक। Okay, let's come to the my next topic. I hope you write it. Otherwise, if you don't write it, it will get affected you. Okay, let's come to the board. So here we can see Belgium and Sri Lanka. First of all, I will tell you about Belgium. Okay, Belgium is a small country in Europe. It has borders with Netherlands, France, and Germany. 59% speaks Dutch in Flemish region. 1% of the Belgians speak Germany. Basically, the idea is that in Belgium is basically a small country in Europe. In this country, they share their border with Netherlands, France, and Germany. 59% speak Dutch in Flemish region, and 1% of the Belgians speak Germany. सो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी के साथ, जहां पे 59% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और 1% लोग बेल्जियन स्पीक करते हैं, जो कि जर्मनी में रहते हैं। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका एक डिस्प्यूट है। चलिए हम उसको जानेंगे अगली टॉपिक में। I hope you note down it. Please note down it if you don't if you did not note it. Okay, let's come to the topic once again, the same topic, Belgium and Sri Lanka. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. The minority French speaking community was rich and powerful. The minority French speaking community was rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community, who got the benefit of the economic development and education. So first come on the first line or first passage. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. ब्रसेल्स जो कैपिटल है वहां की, बेल्जियम की, वहां पे क्या है, बेसिकली 80% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल। सबसे पहली दूसरी चीज क्या थी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वहां की फ्रेंच की स्पीकिंग, वो क्या थी, रिच थी और पावरफुल थी।
This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit it of the economic development and education. इसको किसने क्वेश्चनिंग किया? जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जिनको क्या कहां बेनिफिट मिलता था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एजुकेशन में. तो यहां पे डिस्प्यूट क्या हुआ? हाउ कम्स द डिस्प्यूट इन दिस मैटर? ओके, आई विल टेल यू. बेसिकली क्या हुआ कि बेल्जियम में वहां पे सबसे पहला स्टार्ट हुआ डिस्प्यूट लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि जो वहां की जो कैपिटल थी ब्रसेल्स, वहां पे बेसिकली क्या था, 80% स्पीकर जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% जो डच बोलते थे. तो सबसे पहले लैंग्वेज के बेस पे वहां पे डिवाइड होना शुरू हुआ. नेक्स्ट चीज क्या थी? जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वहां की, वो रिच थी और पावरफुल थी. दूसरा डिस्प्यूट का कारण यह था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग, वो क्या थी? रिच और पावरफुल थी. और थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? दिस वॉज रिजेंटेड बाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी. अब इसकी आवाज कौन उठा रहा था कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है? जो वहां की डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जो कि हु गॉट बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. जिसको क्या मिला था? वहां पे सारे एजुकेशन पे क्या बेनिफिट होता था? वहां पे सारे गवर्नमेंट जॉब्स में उनको बेनिफिट होता था. तो इस चीज को उन्होंने, डच स्पीकिंग करने वाले लोगों ने इसको रेज किया, इस बात को. तो हमने क्या क्या पढ़ा कि वहां पे सबसे पहला क्या हुआ? डिवाइड हुआ लैंग्वेज के बेस पे. 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, 20% डच बोलते थे. वहां की जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग थी, वो रिच और पावरफुल थी. और इसको रिजेंट किसने किया? डच वालों ने किया, जो कि 20% थे. हु गॉट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. उनको लगता था कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, सारा इनको मिल जाता है. किसको? ये जो मेजॉरिटी में है 80% लोग, उनको सब कुछ मिल जाता है. एजुकेशन पे भी मिलता है और जॉब्स में मिलता है, और जितने भी डेवलपमेंट चीजें होती हैं वहां पे बेल्जियम में, उन सभी चीजों में मिलता है. तो बेसिकली यहाँ पे डिस्प्यूट क्यों हुआ? डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण होता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में. किसी भी कंट्री में अगर आपको किसी इंसान को लगता है कि उसे, किसी समुदाय को या किसी इंसान को लगता है कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. तो किसी भी कंट्री में अगर आपको एक अच्छा डेवलपमेंट करना है, सबको साथ लेकर चलना है, तो यू हैव टू गिव ऑल द क्रेडिट इक्वली apart from your resources. Apart, you have to give credit in your development things in your country. हर चीज में आपको सबको साथ लेके चलना है. अगर आप सबका पार्टिसिपेशन करेंगे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वहां पे क्या प्रॉब्लम हुई थी? तीसरी जो लाइन हमने पढ़ी कि दिस वाज रिजेंटेड बाय डच स्पीकिंग. 20% जो लोग थे, उन्होंने इस बात को क्यों बोला? क्योंकि जो रिमेनिंग 80% लोग थे, वो, उनको सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सभी एजुकेशन पॉलिसीज में उनको फायदा मिलता था. तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी देश को अगर पावरफुल बनना है, तो दे हैव टू टैकल देयर ऑल सोशल एंड पॉलिटिकल इशू फॉरवर्ड, एंड दे हैव टू डू अ सिंगल momentum for their development and for the betterment of society. They don't need to divide the society on the basis of gender, caste, equality. Okay, they have to provide health, education and equal job opportunity for all, for resolving all conflicts and dispute. That's the things which I want to tell you. So as a student of mine, you have to think every time whenever you, maybe you will, one day you will be in any services, I don't know, but आपका काम क्या होना चाहिए? आप कहीं पे हो, किसी भी पोजीशन पे होंगे, तो आप कभी भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिस्प्यूट नहीं करेंगे. आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे, प्राइमरी चीजों पे सबका अधिकार है. अगर आप ऐसी चीजों को मेंटेन करते हैं तो क्या होगा? कभी भी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जो कि किसी भी देश के बेटरमेंट और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. चलिए हम चलते हैं, श्रीलंका के बारे में जानेंगे.
Okay, let's come to the next topic. Sri Lanka. First of all, we will see what Sri Lanka has done as their, and we will see their history. First of all, Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. Second thing, the leader of Sinhala community sought to secure dominance over the government by virtue of their majority. And third, in 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamils. The first topic is, in first point, Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. बेसिकली क्या हुआ, श्रीलंका इमर्ज हुई 1948 में, एक कंट्री एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में फॉर्म हुई वो 1948 में. नेक्स्ट, द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी. बेसिकली the leader of Sinhala community who are representative of the majority community, they want to secure dominance over the government in the form of by hook or crook. Okay, they just want to interfere in all the government things, in all the government official services, and in everything on the government basis which was running in Sri Lanka that time. Next topic is 1956. An act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. Basically, this was, you can see in that act, in 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. 1956 में एक एक्ट आता है जिसमें क्या होता है कि सिन्हाला लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं वो कि एक ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जो कहीं भी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में या कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क में यूज होगी. ये किस लिए लाई गई थी? ये लाई गई थी फॉर डिसरिगार्डिंग तमिल्स. ये वहां के जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनको डिसरिगार्ड करने के लिए, उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए लाई गई थी. तो ये क्यों हुआ? सबसे पहले श्रीलंका 1948 में स्टैब्लिश होती है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में. सेकेंडली क्या होता है कि वहां सिन्हाला कम्युनिटी जो होती है वो सिक्योर करती है अपना डोमिनेंस. कहां पे? गवर्नमेंट में. क्यों करती है? क्योंकि वो वहां पे मेजोरिटी में होते हैं. थर्ड, उनको खुश करने के लिए 1956 में एक एक्ट पास होता है. वहां पे एक्ट में क्या लिखा होता है कि जो सिन्हाला लैंग्वेज होगी, जो कि वहां में जो वहां पे श्रीलंका में मेजोरिटी लोग 80% लोग सिन्हाला बोलते थे, वो वहां की इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. ये क्यों ऐसा किया गया था? ये डिसरिगार्ड करने के लिए तमिल लैंग्वेज के लिए. तो बेसिकली ये डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट का कारण यही होता है कि जब कभी आप किसी भी स्पेशल कम्युनिटी को एक स्पेशल प्रिविलेज देंगे तो कहीं से भी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को राइज करेगी गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट जानबूझ के हर कंट्री में करती है. बट if you want to neglect all the dispute and conflict in any country, you have to basically provide all the opportunity equally in all the human being, whether you don't have to discriminate anyone on the basis of their race, caste, religion or language. You have to stick on the basic opportunity that you have to provide all. You cannot say that you are majoritarian so you will get 80%, or you are in less majority or you are in minority position that you will not get any official jobs or any government services. So basically if we want to end this conflict, we have to provide all the equal opportunity to everyone as a citizen. तो बेसिकली इसका कारण यही था कि किसी भी देश को कभी आगे बढ़ना है तो हमें उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करना चाहिए. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस. ये चैनल आपके लिए बनाया गया है. आप जितना शेयर करेंगे, आप जितना सपोर्ट करेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी. इसकी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. Please like and subscribe my channel.